आज हमारे साथ फिर से एक मेहमान जुड़े हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सोमवार से शुक्रवार तक लगातार हमारा यह प्रसारण, सीधा प्रसारण आप देखते रहते हैं और इस कार्यक्रम में हम बुलाते हैं हर दिन एक नए मेहमान को और जिनसे हमारी बातचीत होती है सिलीगुड़ी के विकास के बारे में, सिलीगुड़ी का जो और कैसे अधिक विकास कर पाए, सिलीगुड़ी के लिए और क्या बेहतर सोच हमारे जो आम लोग हैं जो आते हैं हमारे साथ मेहमान बैठते हैं उनके जहन में क्या सोच रखते हैं वो, कि कैसे इसमें सुधार आ सके, विकसित हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो आज हमारे साथ इसी सोच के साथ जुड़े हैं संदीपन घोष, हमारे साथ बैठे हुए हैं। संदीपन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो संदीपन जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। संदीपन घोष जनरल सेक्रेटरी हैं ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के, जो कि 21 वर्ष पुरानी संस्था है और इस संस्था में लगातार 7 वर्षों से सचिव की साधारण सचिव की पोस्ट पर बैठे हैं संदीपन जी। और संदीपन जी अच्छी तरह से इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि यह एकमात्र एसोसिएशन है जिसका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल के साथ एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत इनके जो हमारे देश के जो मेंबर है वह है 350 लगभग, और इंटरनेशनल जो मेंबर है इस एसोसिएशन के वो 150 के लगभग है। तो कुल मिला के इनके 500 मेंबर के आसपास इनकी संख्या है पूरे देश में, और इंटरनेशनल भी इनका एक बड़ा प्रेजेंस है। तो आज हम संदीपन जी से बात करेंगे क्योंकि संदीपन जी इसके अलावा भी कई सारी संस्थाओं में एडवाइजर के तौर पे भी हैं। साउथ इंडिया की जो टीटीए जो एसोसिएशन है, टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन की, उसमें भी एडवाइजर के तौर पे हैं। संदीपन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस शो में। और एक बात बता दूं, हर मेहमान के साथ हमारे जो यहाँ आते हैं उन्हें आपको लग रहा होगा कि इस वक्त 6:15 हुए हैं, इस कार्यक्रम में डिले हुआ है। और डिले का कारण मैं नहीं, कोई तकनीकी कारण नहीं, एक ही कारण है, वो है सिलीगुड़ी का जाम, जो कि एकदम खास बात है जो हर मेहमान के साथ होता है। तो आज संदीपन जी के साथ भी हुआ। हम पूछेंगे कैसा रहा इनका अनुभव हमारे स्टूडियो तक आने का। जी, सबसे पहले खबर समय के सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रयास खबर समय कर रहे हैं, ये नमस्ते सिलीगुड़ी का, मुझे लगता है ये बहुत अनोखा है। और इससे जो विभिन्न स्तर के लोग, विभिन्न सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और अपना व्यक्त कर रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक डेटाबेस, मेरे को लग रहा है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सबका बनता है कि हम लोग सिलीगुड़ी के सिटीजन्स हैं, और वैसे ही सरकार को और प्रशासन को हम लोग वैसे ही ब्लेम करके कोई हल तो निकलने वाला है नहीं। तो आज जैसे संजय जी बता रहे थे कि जैसे मैं आ रहा था, मेरा घर यहाँ से करीबन, अगर हम सीधे जाते हैं तो 10 से 12 मिनट लगता है यहाँ से पहुँचने में, तो मुझे पक्का 1 घंटा लगा। तो दिस इज अ रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म से जो आइडियाज आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसका ये बात वहां तक पहुंच रहा है और एक बेस तैयार हो रहा है कि सबका एक मिलके एक हम लोग एक जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं अपने हिसाब से, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको डे बाय डे, डे टू डे लाइफ में मिलता है यहाँ पे सिलीगुड़ी शहर में, तो मेरे को कहीं ना कहीं जाके ये एक पहल जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय योग्य है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सामने में हम लोग को इसका एक अच्छा परिणाम निकल के आएगा। तो इसका समाधान आपके नजरिए में क्या है? अगर हम यूं सोचे कि एक आम नागरिक के सोच से, आप क्या सोचेंगे इसका समाधान क्या है इस जैम का? देखिए, बेसिकली ये एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो सिलीगुड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था या डेवलप होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक 5-6 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो डिमांड एंड सप्लाई का जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मली, कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ले नहीं पा रहा है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग अभी कार्स में घूमते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल अभी हाई हुआ है सिलीगुड़ी का, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है सिलीगुड़ी में, बिकॉज ये बिजनेस सेंटर है बेसिकली, और कलकत्ता के बाद सबसे वाइब्रेंट सिटी है वेस्ट बंगाल के। तो उसी हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है। शहर छोटा सा है, फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है कि एक जो नेक है, जो दार्जिलिंग मोड़ का एक नेक है और जो एक वेनस मोड़ का नेक है, ये दोनों जगह पे फ्लाईओवर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कोई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इसमें
पहल होना चाहिए। अभी कहाँ पे अटक रहा है बात वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें जो है मेरे को लग रहा है कि आदमी के पास जरिया है, आदमी खरीदारी कर रहा है, आदमी को वो चीज जैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं रास्ते पे तो पता चलता है कि इसमें तो काफी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा है, जो पेट्रोल है, डीजल है, वो उसका नुकसान हो रहा है। स्टैंडिंग लेवल पे आदमी एसी चला के गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आगे जाके अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ये। तो सोल्यूशन ऐसे हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ट्रैफिक का। जैसे टोटो वगैरह चलते हैं, रिक्शोज चलते हैं, ऑटो चलते हैं, जो कंजेशन के लिए मेन कारण है। 4 व्हीलर 6 व्हीलर्स जो उनका एक टाइमिंग होना चाहिए, जो अप्लाई करते हैं शहर के अंदर में, इनको नहीं आना चाहिए था। तो ये सारे जो चीजें हैं, मेरे को लग रहा है कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है अगर ये कंजेशन हम लोग को बंद करना है। इसके रिलेटेड है पोल्यूशन, और इसके रिलेटेड है जो ग्रीनरी हम लोग नहीं देख पाते हैं सिलीगुड़ी में, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। देयर इज नो प्लेस जहाँ पे हम लोग ग्रीनरी का कुछ मतलब नया कुछ कर सके। तो ये सारी चीजें मेरे को लग रहा है कि एज अ कंबाइंड इफेक्ट जो है ये शहर का बहुत नुकसान कर रहा है। और मेरे को लग रहा है हेल्थ इश्यूज भी हम लोगों का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो रहा है सिलीगुड़ी में धीरे धीरे, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं ये आदमी का हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं जाके असर कर रहा है। तो हेल्थ हैजर्ड की बात कर रहे हैं संदीपन दा के बारे में बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हैं नए सिरे से जो जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि संदीपन घोष जो कि जनरल सेक्रेटरी है एथोआ के यानी ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, यह एक बृहद एसोसिएशन है। टूर ऑपरेटर जो लोग हैं यहाँ पर, जो पर्यटन के से जुड़े हुए, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी एक बड़ी संस्था है जो कि अपने सदस्यों के हितों के लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि नॉट ओनली अपने सदस्यों के लिए, ये सामाजिक तौर पर भी इनके बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि हमने देखा है इससे पूर्व भी जब भी कोई ऐसी सड़क दुर्घटना या कुछ भी होता है तो इसमें ये इनका जो संगठन है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इनके मुताबिक फिलहाल जो सिलीगुड़ी की व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, वह बिकॉज ऑफ जो हमारा जो यहाँ पर जो फ्लो बढ़ा है, जो लोग बड़े हैं, आबादी बढ़ी है और वाहनों की तादाद बढ़ी है, उसके वजह से चरमरा सी गई है, जिसको कि ठीक करने के लिए इनका जो कहना है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है। उसमें कहां गुंजाइश है यह तो प्रशासन के ऊपर में डिपेंड करता है, और साथ साथ टोटो के फ्लाई करने की जो बात है, जो टाइमिंग है, या फिर बड़ी गाड़ियों की जो टाइमिंग की बात है, उसको भी देखना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात हो सकती है। आप टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से जुड़े हुए, आपका व्यवसाय भी पर्यटन से जुड़ा हुआ है। पर्यटक जब आते हैं तो क्या अनुभव लेकर जाते हैं यहां से? देखिए, एक चीज ऐसा है कि सिलीगुड़ी को एक पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं वो बेसिकली इसका एक स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं सिलीगुड़ी को, ये ट्रांजिट डेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ज्यादातर पर्यटकों को सिलीगुड़ी आना ही नहीं होता है, वो सीधे हाईवे पकड़ते हैं, वहां से गैंगटॉक या दार्जिलिंग निकल जाते हैं। उनको कोई आइडिया, बेसिक आइडिया भी नहीं है कि सिलीगुड़ी का हालत कैसा है। तो मेरे को ये भी लगता है कि जो होटल्स है सिलीगुड़ी के, होटल एसोसिएशन भी है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है इस प्रोग्राम के दौरान ये बातें भी उनके तक पहुंचेंगे कि सिलीगुड़ी का जो बिजनेस स्थिति है, जैसे होटल इंडस्ट्री के अगर हम पिन पॉइंट करें तो उनका यहाँ पे स्टे होना टूरिस्ट का बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टे अगर नहीं होगा तो उनका बिजनेस सिर्फ बिजनेस टूरिस्ट से एक होटल का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट टॉप 10-15 सिटीज में है आज का डेट में भारतवर्ष में, क्योंकि इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि एक पहल ये भी होना चाहिए, हम लोग सब मिलके अगर सिलीगुड़ी को एक डेस्टिनेशन हिसाब से हम लोग प्रमोट करें। जैसे हम लोग के पास बंगाल सफारी है, हम लोग के पास फुलबाड़ी बॉर्डर में बीटिंग रिट्रीट है, तो इसके साथ एक दो और चीजें जैसे हम लोग उसको आकर्षित कर पाए, इस्कॉन टेम्पल है, तो एक पैकेज सा अगर हम लोग बना पाए और इसको प्रमोट करें, रिलीजियसली प्रमोट करें, तो मेरे को लगता है कि इसमें सीधा सीधा फायदा सब जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर्यटन क्षेत्र से, सबको फायदा होने वाला है। और पर्यटकों को ये भी पता चले कि सिलीगुड़ी एज अ सिटी बहुत कुछ ऑफर कर सकता है, ना कि एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन के हिसाब से इसको यूज किया जाए। अधिकतर तो अभी तक जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो ट्रांजिट डेस्टिनेशन के हिसाब से ही हो रहा है। इसकी वजह से लोग यहाँ स्टे नहीं कर पाते हैं, और जो आपने कहा कि बाईपास करके निकल जाते हैं सिलीगुड़ी को, सिलीगुड़ी के बारे में उनका अनुभव भी कुछ हो नहीं पाता है। बावजूद उसके कि सिलीगुड़ी के अंदर में, जैसे अगर हम पकड़ें तो हांगकांग मार्केट जो सबसे पुराना मार्केट है,
जिसमें कि पर्यटकों के आने की अगर वो जाते हैं तो वो एक अच्छा अनुभव लेके जाते हैं, एक मार्केट में उनको घूमने का मौका मिलता है। तो क्या आप लोग प्रमोट करते हैं, आपकी एसोसिएशन इस तरह के जो टूरिस्ट पॉइंट है सिलीगुड़ी के, आप लोग क्या प्रमोट करते हैं? देखिए, ये इसमें एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। ऐसा है कि जो हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं वो सारे टैक्सी गाड़ी होती है। तो कोई 76 जो दार्जिलिंग नंबर का गाड़ी हो या सिक्किम का नंबर गाड़ी हो, उसको हिलकाट रोड आने में बहुत तकलीफ है। तो अगर हम लोग चाहें भी तो इसको प्रमोट करना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि पुलिस का एक अत्याचार बोले या फिर एक आप उनका एक तरीका बोले कि यहाँ पे इनका बहुत सारे इंस्पाइट ऑफ द व्हीकल का जो गाड़ी का जो पेपर्स है सही रहने के अलावा भी इनको केसेस मिलते हैं। तो हर चीज का एक ऑल्टरनेट निकल आता है। तो जैसे आप हांगकांग मार्केट का बात कर रहे हैं तो बागडोगरा का मार्केट भी उभर के आ रहा है अभी। तो बहुत सीधा सीधा लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो टूरिस्ट को अगर कोई मार्केटिंग करना हो या विदेशी गुड्स के लिए एक जो यहाँ पे एक प्रचार है, तो ये सीधा सीधा बोला जाता है कि देखिए आपका हांगकांग मार्केट का रेसिप्रोकल मार्केट हम लोग यहाँ पे आपको बागडोगरा में दे सकते हैं। और एयरपोर्ट मोड़ में जो मार्केट है वो भी अभी बहुत, इनफैक्ट वो हांगकांग मार्केट से भी ज्यादा अभी वो मतलब हाँ एयरपोर्ट का जो मार्केट है वो अभी उसमें पार्किंग का नहीं ना प्रॉब्लम है, इट्स ऑन द एयरपोर्ट का डेस्टिनेशन पे ही है। तो सीधा सीधा सभी को फायदा है और टूरिस्ट को भी खरीदारी करने से मतलब है। तो उनको ना पता होगा कि यहाँ पे हांगकांग मार्केट वो देख के आते हैं जरूर, और अभी भी नेट में आप चले जाओगे तो हांगकांग मार्केट नंबर 1 डेस्टिनेशन पे है मार्केटिंग के लिए सिलीगुड़ी में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक कारण के वर्ष हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि सभी यही करते हैं कि ऑल्टरनेट के हिसाब से हम लोग ये मार्केट प्रमोट कर रहे हैं। खरीदारी सबका हो रहा है लेकिन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान हांगकांग मार्केट वाले को हो रहा है। तो संदीपन दा बता रहे हैं कि किस तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही पे कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है ट्रैफिक को लेकर, और पार्किंग का भी इशू है, बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा इशू है पार्किंग का। क्योंकि पार्किंग का ऐसा है कि जो इनोवास वगैरह हैं, बड़े गाड़ी हैं, तो उनका एक सही पार्किंग एरिया नहीं है। एक डेडिकेटेड पार्किंग लॉट अगर होता कि टूरिस्ट गाड़ी का यहाँ पे पार्किंग आप कर सकते हैं, जहां पे कोई दूसरा पार्किंग नहीं होगा, मतलब दूसरे गाड़ियों का प्राइवेट कार्स का पार्किंग नहीं हो पाएगा। तो ये एक डेडिकेटेड पार्किंग, आई थिंक जैसे मैंने फ्लाईओवर्स का बात किया अभी, मैं ये चीज अभी दोहराना चाहूंगा कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। और टूरिस्ट को अगर आपको सिलीगुड़ी में रखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पैरेलली करना है, तो मेरे को लग रहा है कि अगर टूरिस्ट कार्स के लिए प्रॉपर पार्किंग लॉट नहीं होंगे तब तक मेरे को नहीं लग रहा है कि, और काफी सारे होटल्स यहाँ पे है जो सेवक रोड में है और जो हिलकाट रोड में है, वहां पे गाड़ी का पार्किंग नहीं है। तो एक दो गाड़ियों से टूरिस्ट आ नहीं पाएगा। मतलब वो जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ, जो वॉल्यूम में चाहिए हम लोगों को, वो वॉल्यूम के लिए मेरे को लग रहा है कि एक डेडिकेटेड पार्किंग लॉट होना चाहिए। और वो अगर बन जाए तो सिलीगुड़ी में जो अंदर बिजनेस कर रहे हैं और जो टूरिज्म के साथ मतलब जो जिसका सीधा सीधा फायदा टूरिस्ट वहां पे दे सकते हैं, वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं संदीपन घोष से। मैं लगातार बता रहा हूं, आपको अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि जो नए सिरे से जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं जनरल सेक्रेटरी हैं एथोआ के, ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा मेरी नॉलेज के लिए, और प्लस हमारे जो दर्शक है उनकी नॉलेज के, कितना बड़ा व्यवसाय है ये पर्यटन व्यवसाय, जो आपके जो मेंबर है इनका टर्नओवर क्या है, एक अप्रोक्स? देखिए, अभी आपको पता है कि नॉर्थ बंगाल का जो बिजनेस है वो 3 T's के ऊपर हम लोग सबको पता है कि बहुत सालों से ये प्रचलित है। लेकिन मुझे लगता है कि पर्यटन कहीं ना कहीं पर्यटन जो बिजनेस है वो टिम्बर और टूरिज्म को काफी पीछे छोड़ चुके हैं अभी, और टिम्बर है ही नहीं यहाँ पे, आपको पता है। और टी इंडस्ट्री भी अभी सारे सिक ही हो रहे हैं। तो टूरिज्म के ऊपर काफी सारी उम्मीदें हैं सबको। और मुझे ये कहना बहुत जरूरी है, ये प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगा कि जो कोरोना की स्थिति हुआ था और उसमें जो मैक्सिमम जो डैमेज कोई इंडस्ट्री को मिला था वो था टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जस्ट अभी जून महीने में हम लोग सीजन खत्म ही कर रहे हैं अभी। तो ये जो 2-2.5 महीने का बिजनेस हम लोग ने किया अभी, ये एक मिसाल बन के रहा है अभी, क्योंकि ये इतना अच्छा बिजनेस हुआ है इस बार टचवुड की बहुत सारे लोगों का बहुत सारे नुकसान जो हुए थे तो वो काफी सारे वो लोग मेकअप कर चुके हैं। मतलब ये एक माहौल ऐसा बन रहा है अभी कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एक प्रोजेक्शन जो हम लोग को कंट्री वाइड मिल रहा है, इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट इंगेजिंग इंडस्ट्री जो आने वाले 2-4 सालों में। और
आपको मैं ये भी बता दूं, जब कंट्री का हम लोग का इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी में सीधा सीधा 12% तक कंट्रीब्यूशन टूरिज्म इंडस्ट्री से जाता है। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इट इज द थर्ड हाईएस्ट एम्प्लॉइंग एजेंसी इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो ये सारे जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये उम्मीद काफी दे रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ का जो आप टर्नओवर की बात कर रहे थे, तो एक मैं बताना चाहूंगा, 2016 साल से इथवा एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं जो बंगाल ट्रैवल मार्ट के नाम से प्रचलित है सारे इंडिया में, और जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का एक इंटरेक्शन हम लोग करवाते हैं। जो बायर्स जो है ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स जो भारत के विभिन्न स्थानों से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, जैसे आपने पहले ही बताया था कि हम लोग का एमओयू है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। इन देशों से सब लोग टूरिस्ट मतलब टूर ऑपरेटर्स आते हैं, और यहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनके साथ एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, और सीधा सीधा इंटरेक्शन से एक बिजनेस बढ़ता है। जस्ट मैं आपको फैक्चुअल फिगर्स कुछ देता हूँ। 2700 करोड़ का बिजनेस हम लोग 2016 से अभी तक जनरेट किए हैं, तो ओनली थ्रू बीटीए 2700 करोड़ का आपने आप लोगों के जो एसोसिएशन है इसने किया है? नहीं, एसोसिएशन ने नहीं किया, ये प्रोग्राम के दौरान ये बिजनेस जनरेट हुआ है इस सेक्टर में। ये जो ट्रैवल मार्ट के दौरान, मतलब 16 साल से अगर आप स्टैटिस्टिक्स लोगे, और उस ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2-2.5 साल हम लोग का काफी ग्राफ नीचे गया है, इसके बावजूद ये फिगर हम लोग कैलकुलेट किए हैं। जब बंगाल ट्रैवल मार्ट स्टार्ट हुआ था, बागडोगरा में 12 फ्लाइट थे, आज का डेट में आप 60 के करीब फ्लाइट है। तो मेरे को लगता है ये सीधा सीधा जो प्रॉफिट है या आने वाले जो फायदे हैं, ये सीधा सीधा ट्रांसफर हुआ है पूरा इंडस्ट्री को। तो ये हमको लगता है कि ये बहुत गर्व का विषय है, ना कि इथवा के लिए, सब स्टेक होल्डर्स के लिए और सारे लोग जो जुड़े हुए टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, सबके लिए ये फायदा कहीं ना कहीं उभर के सबको मिला हुआ है। तो आज का डेट में आप किसी भी जगह पे चले जाओ तो एवरी छोटा सा जो दुकान भी है वो टूरिज्म से मतलब कुछ ना कुछ उनको लेना है। ये जो आप फिगर बता रहे हैं 2016 से लेकर अभी तक का फिगर बता रहे हैं क्या? कंसोलिडेटेड फिगर यही है। अच्छा, मैं संदीपन जी एक बात समझने की कोशिश करूंगा। ये जो आपने फिगर बताया 2000, जो भी फिगर आपने बताया एक बड़ा अमाउंट है, तो ये इतना बड़ा अमाउंट आपने दिया है, माने इसको आपने बिजनेस जनरेट किया है, बिजनेस जनरेट किया तो डेफिनेटली इसका जो एक रेशियो है, जो टैक्स का रेशियो है, वो गवर्नमेंट को मिला है, मिला है। तो दौरान जो एक कोविड का पीरियड था, जिस दौरान आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जो मुझे पता है कि हुई थी कि आपको पैसे रिफंड करने पड़े थे बहुत लोगों के, उस समय में मुझे सुनने मिला था कि आप लोगों को टैक्स का जो पैसा है वह भी रिफंड करना पड़ा था। कई बार ऐसा हुआ था क्या? टैक्स को मैंने ये किया था क्या, गवर्नमेंट ने माफ किया था आपका? हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा, ये जो व्हीकल ओनर्स है उनका जो रोड टैक्स का जो बनता है, हर क्वार्टर में एक टैक्स हम लोग पे करते हैं जो व्हीकल ओनर्स है, उसका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इसका 1 साल का पूरा वेव कर दिया गया था, पूरा 1 साल का वेव कर दिया गया था, और हम लोग बहुत आभारी हैं उनके लिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो फिगर मैं बता रहा था आपको, इसका सीधा सीधा आपको ये दिखेगा, को रिलेशन दिखेगा कि आज का डेट में आप देख लीजिए सिलीगुड़ी शहर में या फिर दार्जिलिंग और अपने जो ईस्टर्न हिमालयस हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े होटल चेन्स आ चुके हैं। ये इनका इंटरनल स्टडी भी होता है, इनको भी एक मिनिमम एक सर्कुलेशन रेवेन्यू का होगा तभी ये लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो आईटीसी का आप देख लो, आईटीसी का अभी हर जगह पे होटल बन रहा है। अभी हाल ही में मैं शिलोंग और गुवाहाटी गया था, तो वहां पे भी ताज का होटल बने, अभी रामाडा यहाँ पे आए हुए हैं, और आपका मैरियट तो है ही है। तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये मार्केट डिमांड और सप्लाई का अगर आप देखते हैं तो टूरिस्ट का इतना इनफ्लो है यहाँ पे अभी कि, और टूरिस्ट का जो अभी माइंडसेट है, जैसे पहले वो लोग कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले उनका जो टारगेट होता है वो 5 स्टार होता है। हाँ। तो इसीलिए ये सारे होटल्स जो है इस सेगमेंट में आए हुए हैं। तो आप मैंने अभी 2-2.5 महीने भी देखा है, और कई साल से मैं देख रहा हूं कि ये जो ग्राफ अभी है सबका एलीट लेवल पे हो रहा है। मतलब पहले आपको 5 स्टार होटल सारे फुल हो जाएंगे, तब 4 स्टार पे लोग आते हैं, जैसे जैसे ऑप्शंस कम होते हैं तो लोग नीचे चले जाते हैं। तो इसका जो एक सीधा सीधा जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि एक रूम का 5 स्टार का अनुमान 10,500-15 हजार रुपया का आता है। मेफेयर का आप ले लो, किसी का भी होटल ले लो, तो 15 हजार का आप सीधा सीधा एक 70-80 का कमरे का होटल होता है, तो उसका रेवेन्यू आप साल का 20-25 300 दिन का आप कैलकुलेट करोगे तो आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू किस लेवल पे जनरेट हो रहा है। और उसी का रेशियो, प्रॉपर रेशियो का रेवेन्यू भी हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को अपना
इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रोड टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां से एक विन विन सिचुएशन मेरे को लग रहा है कि रेवेन्यू इंडिया में हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी सीधा सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो ये संदीपन दा से हम बात कर रहे हैं लगातार। संदीपन दा, इसका पूरा फायदा जो आपने बताया कि इसका टैक्स बेनिफिट वगैरह गवर्नमेंट को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसका कितना फायदा, कितना प्रतिशत फायदा सिलीगुड़ी को मिला, सिलीगुड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको मिला? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये मुझे कहना पड़ेगा कि उतना हिसाब से उस हिसाब से नहीं हो पाया है सिलीगुड़ी में, क्योंकि जैसे मैंने कुछ देर पहले बता रहा था कि सिलीगुड़ी में ये ट्रांसफर इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टे नहीं है। जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है, बेशक यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो जैसे मैं भी यहाँ पे रहता हूँ और मैं बिजनेस दार्जिलिंग सिक्किम का करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू, जो मेरा टर्नओवर है कंपनी का, वो मैक्सिमम ट्रांसफर दूसरी जगह पे हो रहा है। लेकिन मैं एज अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो, जैसे मैंने बता रहा था आपको, जो होटल इंडस्ट्री है वो अगर थोड़ा पहल करे तो एक एक ना कि एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन से इसको अगर हम लोग एक स्टॉप ओवर कर पाए तो ये पैसे यहाँ ऑब्वियसली होगा। मतलब ये 1-2 दिन का डेस्टिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस दे, क्योंकि क्लाइंट को बेसिकली ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट होटल में बैठने के लिए तो आएंगे नहीं, तो उनको ऐसा ऑप्शंस चाहिए कि जैसे आप देख लीजिए, जो वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू हुआ है, तो पहले शताब्दी था तो आदमी शताब्दी को अवेल करते थे। इसका हर चीज का एक अच्छा पहलू भी होता है या खराब पहलू भी होता है। जो वंदे भारत में काफी सारे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन एक नुकसान सिलीगुड़ी शहर को क्या हुआ है कि जो क्लाइंट मान के चलिए अभी सुबह उसको टारगेट, शताब्दी को टारगेट कर रहे थे, उनको नाइट स्टे सिलीगुड़ी करना पड़ता था क्योंकि सुबह उनको ट्रेन पकड़ना होता था। अब वो सीधे दार्जिलिंग से आके ट्रेन पकड़ लेते हैं, गैंगटॉक से आके ट्रेन पकड़ लेते हैं, सिलीगुड़ी का नाइट स्टे नहीं हो पा रहा है। तो ये सीधा सीधा आप इसका अभी अब डबल एज शॉर्ट के हिसाब से आप देखें तो ट्रेन की वजह से फायदा बहुत लोगों को हो रहा है। मतलब ये एक इंडस्ट्री को ऐसा कि टाइमिंग के हिसाब से इंडस्ट्री को मेरे को लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी का होटल स्टे मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी शहर को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और टूरिज्म के क्षेत्र में एक एक परिचय इसका हो कि नॉट एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन का, बट सिलीगुड़ी एज अ स्टे फॉर 2 नाइट्स एटलीस्ट, ये एक अगर स्लोगन हम लोग चला पाए टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से, विथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और विथ प्रॉपर अम्यूनिटीज एंड एक्टिविटीज, ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो जाए तो मेरे को लगता है कि टूरिस्ट को यहाँ पे रहने में कोई तकलीफ और दिक्कत नहीं होगा। संदीपन ने बता रहे हैं कि किस तरह इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की आवश्यकता है, ट्रांजिट पॉइंट से कन्वर्ट करने की आवश्यकता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, तब जाकर कहीं सिलीगुड़ी के विकास में जो कंट्रीब्यूशन है, आर्थिक कंट्रीब्यूशन जो है, वो कहीं ना कहीं मिल पाएगा। वरना ये सारा पैसा जो है वो बाहर की ओर जा रहा है। जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो पैसा अमाउंट है, प्रतिशत की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। दादा, अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी में आपको कितने वर्ष हो गए रहते हुए? मेरा तो जन्म ही है, जन्म है, तो आपने तो जन्म के बाद से देखा होगा सिलीगुड़ी एक ग्रीन रहा है, जैसा कि हमने अपने इसमें लोगों में दिखाया, नमस्ते सिलीगुड़ी, ग्रीन रहा है सिलीगुड़ी। तो अब इस सिलीगुड़ी की ग्रीन को किसकी नजर लग गई, क्या हो गया इसको कैसे कर सकते हैं दोबारा? देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट का अगर आप देखें, मतलब जो परिस्थिति आज का डेट में है और जो प्राइसिंग है, तो इतना ज्यादा है, और क्योंकि डिमांड इतने ज्यादा है। आप भूटान हम लोग के नजदीक की एक देश है, सिक्किम से अभी लोग, सिक्किम में हरियाली है, लेकिन सिक्किम के लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सिलीगुड़ी में आके खरीदते हैं, भूटान वाले सिलीगुड़ी में आके खरीदते हैं। तो इतना ज्यादा डिमांड यहाँ पे है, नेपाल से भी आते हैं। तो आप हर किसी को देख लीजिए, कोई भी सोसाइटी में चले जाइए सिलीगुड़ी में, फ्लैट्स लॉक पड़े हुए हैं, लेकिन सबका बिक्री हो चुका है। इतना ज्यादा डिमांड यहाँ पे है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि प्रशासन हो या सरकार हो, इसका रेशियो बन पा रहा है ठीक से, कि ग्रीनरी का एक रेशियो, एक मेरे को लग रहा है कि जब प्लान कोई बिल्डिंग का या फिर एक लोकेलिटी का पास होता है, एक उसमें 20% 25% का एक ग्रीनरी का वो एक कंसेप्शन होना चाहिए, इट शुड बी कंपलसरी। तो तभी आपका प्लान पास हो पाएगा, तभी आपको वो बिल्डिंग आपको बनाने का मौका मिलेगा। सिमिलरली हिलकार्ट रोड में, जैसे आप G20 का इवेंट अभी मेफेयर में हाईली, तो काफी सारे जो वो, हाँ, टब वगैरह में पौधे वगैरह लगे हुए थे,
तो ये जो स्टॉप गैप हम लोग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि ये हम लोग दिखावा के लिए करते हैं। दिखावे के लिए जो परिस्थिति है वो कुछ सामने नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो नेचर है उसके लिए हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया, हेल्थ हैजर्ड्स भी बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल्स है, जो पोल्यूशन लेवल है, बहुत ज्यादा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि सीधा सीधा इफेक्ट जो हो रहा है आदमी को हो रहा है। तो हर कोई अभी अपना सोच रहा है। मेरे को अपने से अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि मेरा फैमिली ठीक ठाक है, तो शायद मेरा सोशल ऑब्लिगेशन जो है, मॉरल ऑब्लिगेशन जो है, बहुत कम हो गया है। आई थिंक एथिकली भी हम लोग काफी डीवैल्यूड हो चुके हैं। तो ये सारे चीजें मेरे को लग रहा है कि सिर्फ सरकार का या फिर गवर्नमेंट, मतलब प्रशासन का ही नहीं है, हम सबको आई थिंक वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा हम लोग काफी सचेतन थे, तो क्योंकि मास्क लगा के घूम रहे थे। अभी मैं नहीं कह रहा कि सबको मास्क लगाना है, लेकिन जो बेसिक हाइजीन है, हम लोग का हाइजीन बहुत खराब है। मतलब सिलीगुड़ी शहर नहीं, अब कहीं भी चले जाओ, ह्यूमैनिटी का मेरे को लग रहा है कि हाइजीन लेवल्स इज द लोएस्ट आज के डेट में, क्योंकि हम लोग चिंता ही नहीं करते हैं कि हम लोग स्पिट करते हैं इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हम लोग अगर मिलके सोचे, मिलके काम करें साथ में, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और जो लाइफस्टाइल्स हैं ऑटोमेटिकली हम लोगों का आगे एक अच्छा दिशा में जा सकता है। ये आपने सही कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर या सिटीजन की जो ये बात करें, अगर सिटीजन सेंस की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यूज है वह गिरे हैं। हम बहुत कम सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही एक वाकया हुआ था मेरे सामने। मेरे एक परिचित के बेटे ने कहा था कि पापा कचरे वाला आ गया, कोई कचरा लेने के लिए आया था जो कॉरपोरेशन के होते हैं। तो उसने कहा कि पापा कचरे वाला आ गया। तो उसके फादर ने हंस के कहा कि बेटा वो कचरे वाला नहीं, कचरे वाले हम हैं, वो तो सफाई वाला है। तो ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो हम किसे कचरा वाला कह रहे हैं और कचरे वाले कौन है। वो सफाई कर रहा है और हम कचरा फैला रहे हैं। तो यहां डेफिनेशन को क्लियर करना होगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं, इस बात को हमें समझना होगा। हमारा सिविक सेंस को हमें जिंदा करना होगा, तब जाकर कहीं हम एक बेहतर शहर को दे सकते हैं। अब अगर बात करें, आप चूंकि टूर एंड ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सिलीगुड़ी को, आपको नहीं लगता कि सिलीगुड़ी को एक खुद के रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है, जिससे सिलीगुड़ी का नाम हो, ताकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो नमस्ते सिलीगुड़ी कहें। सिलीगुड़ी को तो जानकारी की भी तो आवश्यकता है। सही बात है। आप देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है वो न्यू जलपाईगुड़ी है, जो अपना हम लोग नहीं कह सकते, ना ही अपना एयरपोर्ट का हम अपना कह सकते हैं। तो अपने पास सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन है, बहुत पुराना सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन भी साथ। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट एक चीज है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मेरे को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये चीजें मेरे को लग रहा है कि ये अपने जो ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सारे बाधाएं लेके आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स लेके आ रहे हैं। क्योंकि सिलीगुड़ी जंक्शन में हम लोग अगर चाहें तो ये दार्जिलिंग मेल आप बोलो, आप पदातिक एक्सप्रेस बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कुछ है। थोड़ा सा चीजें को डिफरेंट करना है, तो इसमें ये सारे ट्रेनों का स्टॉपेज अगर हम लोग कर सकते हैं वहां पे, और स्ट्रेटेजिकली भी मेरे को लगता है कि वो, क्योंकि वो लोकेशन भी ऐसा है, सभी लोगों को फायदा होने वाला है। क्योंकि एक आज जो प्रधान नगर में रहते हैं उनके लिए एनजीपी जाके ट्रेन पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो उस हिसाब से आप देखें तो जंक्शन स्टेशन को अगर ओवरऑल रिवैम्प किया जाए, उसका जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, जो मेरे को नहीं लगता है बहुत बड़ी बात है, तो वो अगर किया जाए तो मेरे को लग रहा है कि एक एनजीपी का ऑल्टरनेट उभर के आ सकता है। और सिलीगुड़ी का एक बहुत सालों का जो एक हम लोग का सबका चाहता है और सपना है, वो पूरा हो सकता है। तो सिमिलरली एयरपोर्ट का मेरे को नहीं लगता है कि आज का डेट में अभी एक और सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक आउटस्कर्ट्स में एयरपोर्ट है वो हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा चाहिए होगा रनवे के लिए और फैलने के लिए उसका। एक राज बसु आए थे हमारे इसमें, राजदा को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो राजदा ने एक बात कही थी कि एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने एक सलाह दी थी कि जो टिकट्स होते हैं उन पर कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी का उल्लेख करने की बात कही। ये चीज हम लोग एक बार उठाए थे, क्योंकि ये बागडोगरा जो शब्द लिखा रहता है वहां पे, ये इजीली इसको सिलीगुड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि आज का डेट में भी सिलीगुड़ी जो शहर के हिसाब से बहुत पॉपुलर है। मतलब आप बाहर चले जाओ कहीं पे भी, दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी ये दो वर्ड्स है जो सबसे पहले टूरिस्ट के दिमाग में आते हैं।
तो ये हिसाब से मेरे को लग रहा है ये जो राजधानी जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और इसका पहल भी हम लोग ने किया था, लेकिन इसका इसका चिट्ठी भी हम लोग दिए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि ये चीज, सिविल एविएशन को भी हम लोग लिखे थे कि ये छोटा सा चीज है। आप देख रहे हैं सारे देश में बहुत सारे नाम बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, तो ये एक छोटा सा चीज जो मनोबल आई थिंक मेरे को हम लोग का काफी बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, क्योंकि सिलीगुड़ी बहुत कुछ ऑफर करता है। मतलब पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लो या फिर उसके अलावा आप देख लो, सिलीगुड़ी आज का डेट में जो बिजनेस हब है और इनका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, इतने सारे कंट्रीज घिरे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, 7 स्टेटों का गेटवे है, तो एक सिलीगुड़ी शब्द का एक महत्व होना चाहिए। और इसका सीधा सीधा एक चीज हो सकता है कि इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं बाई एयर, तो वो कहीं ना कहीं एक टिकट में अगर लिखा रहता है कि सिलीगुड़ी टू बॉम्बे या फिर सिलीगुड़ी टू कलकत्ता, उसका महत्व मेरे को लगता है बहुत ज्यादा होगा और हम सबको अच्छा लगेगा। तो इसके माने आप लोग इसमें फिर दोबारा पहल करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और मेरे को लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, और खबर समय को मैं फिर बधाई देना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो फिर उभर के आ रहे हैं सबके दिमाग में, क्योंकि एक डिप्रेसिंग 1.5 साल हम लोग बिताए थे कोरोना के टाइम पे, तो अब सब कुछ वाइब्रेंट हो रहा है, मार्केट भी एक अच्छा परिस्थिति पे वापस जा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें जो है फिर वापस आएंगे, और प्रायोरिटीज जो हम लोग के थे वो हम लोग अभी थोड़ा सा सेट कर पाए हैं, और अभी ये सब चीजें जो है ये सारे बहुत मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। और एक सिलीगुड़ी की तरफ, मतलब जो सिटी हम लोग का जो इतने सारे चीज हम लोग को मिला है सिलीगुड़ी से, एजुकेशन हिसाब से, मेडिकल जो भी है, हम लोग इतने साल बीते हैं, जिए हैं इस शहर में, तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन तौर पे हम, मेरे को लग रहा है कि हम लोग को करना चाहिए और हम लोग करेंगे। तो संदीपन घोष हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार बातचीत हो रही है। अब हम इस कार्यक्रम के लगभग आखिरी दौर में हैं, थोड़ी सी बात करेंगे और इनसे, और कुछ और सवाल है मेरे ध्यान में, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। सवाल नहीं, अपितु मैं यह कहना चाहूंगा, ये चर्चा का ही विषय है, जिसमें कहीं ना कहीं इस चर्चा के दौरान कई तरह के सुझाव निकल कर आते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, या अगर इस कार्यक्रम को अगर प्रशासनिक तौर के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, या लोग जो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, जो इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सिलीगुड़ी के विकास में सहयोग के लिए। सिलीगुड़ी विकसित है पूरी तरह से, मगर अब इसको आवश्यकता है थोड़ा सा सुचारू होने की और ढंग से चीजों को बैठाने की, ताकि हम लोग अच्छे तरह से यहाँ व्यवसाय कर पाए, अच्छे तरह से यहाँ पर चल फिर पाए, और एक जो शुद्ध वातावरण में हम सांस ले पाए। अब चलते चलते हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपका जो ये टूर ऑपरेटर का जो एसोसिएशन है, अब इसके द्वारा आप लोग क्या कोई ऐसी पहल के बारे में सोच रहे हैं फिलहाल कि आप लोग कुछ ग्रीन को लेकर, माने डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने का कुछ प्लान है आप लोगों का? देखिए, एक एसोसिएशन का, हम इथवा इज अ बिजनेस एसोसिएशन, तो बेसिकली सब बिजनेसमैन इसमें जुड़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाँ, जो CRS एक्टिविटी हम लोग कहते हैं, तो उसके तहत हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स करते हैं साल भर में। तो रोटरी सिलीगुड़ी लायंस क्लब जो है उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो लायंस नेत्रालय है वहाँ पे हम लोग रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स, मेडिकल कैंप्स और ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। तो ये जो ग्रीनरी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं कह दूं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी हाल ही 5 तारीख थे, तो हम लोग ने एक एप्लीकेशन दिए थे वो एयरपोर्ट डायरेक्टर को, कि जहाँ पे हम लोग सैपलिंग्स लगाने वाले थे बागडोगरा एयरपोर्ट का जो पूरा जो स्ट्रेच है जहाँ से आप अंदर तक जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इल ऑर्गेनाइज है। हम लोग को लगा था कि ये कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन वो अवेलेबल नहीं थे, तो और पोर्टर्स को भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वो हम लोग पहल किए थे। तो ये जारी रहेगा, हम लोग के दिमाग में ये बात है। और नॉट ओनली बागडोगरा एयरपोर्ट, NGP में भी हम लोग करेंगे, और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन में भी हम लोग करेंगे, और जहां पे भी हम लोग को लगेगा कि एक बैलेंस हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एक मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ये मेडिकल सिचुएशन जो हो रहा उभर के आ रहा है, ये बहुत भयंकर हो रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन लेवल्स बोले, आप पोल्यूशन बोले, ये रेडिएशंस जो हो रहे तैयार हो, मतलब इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है अभी कि ये मेरे को नहीं लगता है सबके लिए अच्छा है। तो खुल के सांस लेने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली तो ये चीजें, ये सारी चीजें जो है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग का बिजनेस है, जितना हम लोग का फैमिली है। तो क्योंकि ये फ्यूचर में इफेक्ट करने वाली चीजें हैं। तो अगर शॉर्ट लैंग्वेज में कहूं तो जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, बिल्कुल है। और ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, तो हर किसी का ये नुकसान हो रहा है। तो एक पहल हम लोग की तरफ से भी, ये
बिल्कुल हम लोग के दिमाग में है, और हम लोग सीआरएस एक्टिविटी जितने भी हम लोग कर रहे हैं उसमें ये प्रायोरिटी लिस्ट पे है कि ग्रीन इफेक्ट एक हम लोग इसका एक पहल हम लोग कर पाए तो ये सबके लिए फायदेमंद होंगे। संदीप जी, चलते चलते एक बहुत जरूरी बात मेरे जहन में आई, मैं आपसे करना चाह रहा था, वो ये बात थी कि हमने पहाड़ में इस समय दौर है बारिश के दौर में भूस्खलन या फिर आप वो कहें लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है और एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं इस समय में। इस दौर में एक्सीडेंट तो ऐसे स्वाभाविक है कि पहाड़ी रास्तों में हो ही सकते हैं, मगर आपको लगता है कि इस एक्सीडेंट के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए पहाड़ी रास्ते में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे क्रेन की हो, चाहे इमीडिएट मेडिकल इसकी हो, या फिर जो एक्सपर्ट हैं, जो तैराक हैं, उनकी व्यवस्था, क्या वैसा पूरा है व्यवस्था? मेरे को नहीं लग रहा है कि है। बीआरओ की तरफ से काम किया जाता है, वो सब फायर फाइटिंग है। जो हम लोग का एसोसिएशन से भी हम लोग काफी बार शेवॉक में या फिर काली झोरा में हम लोग टीम्स लेके गए हैं, बट वो फायर फाइटिंग है, मतलब वो कोई स्टेडी एक नहीं है कि जो हम लोग बिल्कुल मतलब तसल्ली से बोल सके कि चलिए इनका कुछ भी हो जाता है गॉड फॉरबिड तो एक हम लोग के पास बैकअप है। क्योंकि फर्स्ट हैंड मेडिकेशन, फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट हैंड सपोर्ट जो जो कहते हैं हम लोग, वो यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी आज का डेट में नॉर्थ सिक्किम के रास्ते बंद हो चुके हैं, चांगू का और नाथुला का रास्ता बंद हो गया है 12 बजे तक, मतलब 3 माइल रास्ता बंद हो गया था आज। तो ये अभी काफी सारे 2000 टूरिस्ट अटके हुए थे नॉर्थ सिक्किम में। तो जो आर्मी है, वो गुरुद्वारे हैं लोकल, वहां पे सपोर्ट हम लोग को मिलता है, बट वो एक मेरे को नहीं लगता वो स्ट्रक्चर्ड है। मतलब वो लोग करते हैं क्योंकि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी करते हैं, जुगाड़ वाला होता है। तो मेरे को लगता है कि जब ये प्रोन है, ये एरिया ऐसा प्रोन एरिया है जहां पे ये होना ही है, हर साल होना है, हर मॉनसून में होना है, तो एक सेटअप मेरे को लग रहा है कि ये सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर अपना बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हो, एक साथ में साझा एक प्रयास होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को भी एक तसल्ली हो। हम लोग अगर जाते हैं वहां पे, क्योंकि इसको मेरे को लग रहा है कि एक बहुत नेगेटिव प्रचार होता है, क्योंकि ये जो रीजन है नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। कंसर्न सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं छोटा बच्चे लेके मैं अगर कहीं पे ट्रैवल करूंगा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहेगा कि कितना सेफ है। हरियाली है, ब्यूटीफुल है, वो सब ठीक है, लेकिन एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना सेफ है और मैं यहाँ से कैसे निकल के आ पाऊंगा। क्योंकि मेरे को ये भी सोचना है, क्योंकि मेरे को आगे ये देखना है कि वो डेस्टिनेशन अगर सेफ नहीं है तो मेरे पास ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस भी है। उदाहरण के लिए मैं क्या दूं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ वो ऐसा सेटअप होना चाहिए, आप लोग अगर डिमांड करें सरकार से, तो आप उदाहरण के लिए कौन से स्टेट को चुनेंगे कि वहां पर इस तरह की पहाड़ी रास्तों में इस तरह की सुविधाएं हैं, इस तरह का एक टीम बनी हुई है, आपातकालीन एक टीम बनी हुई है, ऐसी कौन सी जगह है, या क्या एग्जाम्पल दें? देखिए उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में मेरे को लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज देखें, और यहाँ पे भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। सिलीगुड़ी में अभी भी इतने उभर के नहीं आए, कम्युनिटी टूरिज्म, जो होमस्टे टूरिज्म अभी उभर के आ रहे हैं, लेकिन एडवेंचर का जो हाँ एडवेंचर को आपको पता होगा कि तीस्ता में राफ्टिंग होता है, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। वहाँ पे हर साल 3 से 4 लोग मरते हैं। वो 15 दिन के लिए बंद किए थे, आज कालिम्पोंग से पुलिस आके बंद कर देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। उसका लीगल है या इलीगल? टोटल इलीगल है, मतलब हाँ बिल्कुल इलीगल है और अनस्ट्रक्चर्ड है। मतलब ये एक्सीडेंट्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि एक जीविका का एक वहां पे एक वो है, जरिया है, साधन है, लेकिन वो भी तो गवर्नमेंट एक पहल करके उसको एक स्ट्रक्चर पे ला सकते हैं कि आप उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दो। इसका भी हम लोग ने पहल की थी। वो हम लोग का जो एडवेंचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अटॉय करके एसोसिएशन है, जो सबसे बड़ा एसोसिएशन इंडिया का, उसके साथ हम लोग टाई अप करके एक ट्रेनिंग का यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लोग हैं इनको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होने से, पैराग्लाइडिंग आप मान के चलिए, राफ्टिंग हो, कुछ भी है, इसका एक डेली रोजगार का बात है, लेकिन पैरेलली इट हैज टू बी सेफ। और अगर सेफ नहीं है तो टूरिस्ट को वो चीज दिमाग में खटकता है कि यहाँ पे ये फलाना फलाना एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है एक रेगुलर एक सेटअप तैयार हो कि आदमी को फर्स्ट एड मिले, एक इमरजेंसी हेल्प मिले, वो चीज मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे देशों में भी है। मैं उत्तराखंड का बात इसीलिए कर रहा था कि आप कहीं पे भी चले जाओ, ऋषिकेश में आप राफ्टिंग वगैरह करो, वहां पे बहुत स्ट्रक्चर्ड है वो, क्योंकि वो एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। यहाँ पे हम लोग इसको इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, इसको जुगाड़ के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि ये
एक छोटा सा विलेज के कुछ लोगों के लिए एक जुगाड़ है, एक लाइफस्टाइल, मतलब एक रोजगार है। लेकिन इसको अगर हम बड़ा सेटअप तैयार करें तो मेरे को लग रहा है वो बिजनेस भी बढ़ेगा वहां पे, और आदमी मतलब सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए कि इसमें जो लोग जो राफ्टिंग या ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, उनके साथ सरकार मिलकर उनको ट्रेनिंग देकर अगर ये काम कराएं तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और अभी जो लोग कर रहे हैं वो एक्साइटमेंट के तौर पे कर रहे हैं, ये एक रेगुलर बिजनेस इनके लिए हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए हर 100 गाड़ी जो वहां से पास करते हैं तिस्ता से, 10 लोग मुश्किल से वहां पे राफ्टिंग करते होंगे, क्योंकि बाकी 90 लोगों में 40 लोग ऐसे भी हैं, 40 गाड़ी के लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि इच्छा तो है लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सेफ नहीं है। तो ये जो 40 गाड़ी के लोग हैं, जो ऑलमोस्ट एक 250-300 लोग हैं, ये भी एक टारगेट मार्केट है। ये मार्केट हम लोग से छूट रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब ये डेली के लेवल पे जो मैं रेवेन्यू अभी गिनाना था आपको, उसी हिसाब से अगर स्ट्रक्चर्ड है, जैसे 5 स्टार होटल्स में आपको ये माइंडसेट से आप जाते हैं, बुकिंग करते हैं, 15,000 मैं पे कर रहा हूं लेकिन सुविधा मेरे को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो राफ्टिंग का चार्जेस थोड़ा बढ़ा भी दे, लेकिन एक स्ट्रक्चर हो और एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे मेरे को सेफ्टी दिखता है, मेरे को नहीं लगता ये इंडस्ट्री यहाँ पे पड़ा रहेगा, इसका 10 गुना एटलीस्ट इसका इंक्रीमेंट होगा। तो हमारे साथ बने हुए थे अभी तक संदीपन घोष, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के, और कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए भी हैं और काफी लंबा अनुभव है। 7 वर्षों से इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, इस एसोसिएशन के साथ बने हुए हैं, और जो एसोसिएशन एक बड़े स्तर पे कार्य कर रही है। आप मान लीजिए बांग्लादेश, नेपाल के साथ मिलकर एक एमओयू के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक व्यवसाय का जो जरिया है इनके पास है, जो सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू प्रदान कर रही है। इनका कहना है कि वाकई में एक ऐसी आवश्यकता है कि जो पहाड़ पर, जो हिल्स के तरफ जो टूरिस्ट जाते हैं, उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कहीं ना कहीं एक साझा प्रकल्प की आवश्यकता है, एक साझा एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे कि सुरक्षा को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान हो। जाते जाते हम संदीपन जी से आग्रह करना चाहेंगे कि नमस्ते सिलीगुड़ी कह के आप हमारे दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे लोग हैं जो हमें देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पहल है और मेरे को धन्यवाद देना चाहिए पूरे टीम को कि नमस्ते सिलीगुड़ी, मेरे को लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जो हम सबको मिल रहा है, काफी सारे लोग अभी तक आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और जो विचार व्यक्त हो रहा है यहाँ पे, इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज हम सबका प्यारा सिलीगुड़ी की तरफ हम लोग सोचते हैं, और ना कि प्रशासन, ना कि सरकार, हम सबका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस सिटी के तरफ है, और हम सब मिलके इस सिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मिल के शांति में रह सके। और ये मेरे को लग रहा है कि ये जो पहल है खबर समय का, ये बहुत बड़ा एक ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, ये बदलाव कहीं ना कहीं खबर समय का एक बहुत बड़ा ये अंश रहेगा इसमें। तो धन्यवाद संदीपन घोष का और आप सभी दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे इस एपिसोड, यह एपिसोड लगभग तीसरा सप्ताह में आ चुका है, और इसके बाद सोमवार से शुक्रवार फिर हम हाजिर होंगे। यह एपिसोड लगातार चलता रहेगा, यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की आवश्यकता अब हर एक सिलीगुड़ी वासी को है, और अब महसूस होनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे पास वो कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग विभागों से, अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आकर अपने जो उनके जहन में जो सुझाव है वह व्यक्त करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के सामने जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वह उठकर आए और कहीं ना कहीं बदलाव की गुंजाइश महसूस हो और उन पर अमल भी हो। तो फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने सोमवार को एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, क्योंकि 2 दिन का अवकाश हमें आवश्यक है। शनिवार और रविवार का अवकाश हमारा रहता है, सोमवार से शुक्रवार हम लगातार आपके साथ रहते हैं। तो आप यूं ही देखते रहिए, हमारे हर कार्यक्रम को देते रहिए अपना प्यार, और देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।